हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आप सब आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में बेटा जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑन रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है बेटा, लास्ट क्लास में हमने अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ा था फॉर रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। हमने देखा था हमारे जितने भी रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं वो हमें लायबिलिटी साइड दिखते हैं, जिनको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। और जितने भी हमारे एक्यूमुलेटेड लॉस होते हैं वो सारे के सारे हमें एसेट साइड दिखते हैं, जिनको हम फिक्टिशियस एसेट भी कहते हैं। हमने लास्ट क्लास में बेटा ये भी देखा था कि अगर हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन, जिस दिन पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, अगर उस दिन हमें पार्टनर्स की फर्म के पास कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस अगर दिखाई देता है तो उसके दो तरीके से ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं। या तो हम इन प्रॉफिट और लॉसेस को, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे, है ना। पार्टनर्स विल डिसाइड कि हम भाई इन प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे, इन अकाउंट को क्लोज करना चाहेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद, यानी जिस दिन पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर रहे हैं, चेंज, उसके बाद हम इन प्रॉफिट और लॉस को दिखाना नहीं चाहेंगे। तो ऐसे में बेटा इन प्रॉफिट और लॉसेस को ना हम कौन से रेशो में बांट देते हैं? ओल्ड रेशो में बांट देते हैं, क्योंकि पार्टनर इनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। बट वहीं अगर पार्टनर्स इन प्रॉफिट और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, डिसाइड करते हैं कि हम आगे भी कैरी ऑन रखना चाहते हैं, हम नई फर्म में भी इन प्रॉफिट और लॉस को एज इट इज वैल्यू पे दिखाना चाहते हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो इनको डिस्ट्रीब्यूट ना करने की वजह से बेटा किसी पार्टनर को फायदा और किसी पार्टनर को नुकसान होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था अच्छे से आपको। तो याद रखना कि फिर इन प्रॉफिट और लॉस का फिर बेटा हमें एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होता है। हमें ये देखना होता है कि इन प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट ना करने की वजह से, क्योंकि पार्टनर अपना रेशो चेंज कर रहे हैं, तो रेशो चेंज करने से किसी पार्टनर को फायदा होता है, किसी पार्टनर को नुकसान होता है। तो हमें ये देखना होता है कि इन प्रॉफिट को अगर हम नहीं बांट रहे, अगर बांट देते तो ओल्ड रेशो में बढ़ जाता, बट अगर हम इसे बांटना नहीं चाह रहे और फ्यूचर में कभी अगर ये प्रॉफिट बांटा जाएगा तो नो डाउट कहीं फ्यूचर में कल के दिन इस प्रॉफिट या लॉस में जो हिस्सा मिलेगा पार्टनर को, ऐसा हो सकता है कि किसी पार्टनर को ज़्यादा प्रॉफिट और लॉस मिले, किसी को कम मिले। तो ऐसे में किसी को फ़ायदा और नुकसान हो सकता है। तो हमें आज रिकॉन्स्टिट्यूशन में ही उसका एडजस्टमेंट करना होता है और पार्टनर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए बेटा अपने फ्यूचर में होने वाले अननेसेसरी गेन और अननेसेसरी लॉस यानी सेक्रीफाइस को आज ही एडजस्ट करते हैं, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके, जिसका एंट्री हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से आप उतना अमाउंट ले लीजिए जितना गेनिंग पार्टनर को फ्यूचर में फायदा हो रहा है इन प्रॉफिट और लॉस को ना बांटने की वजह से। और अगर उतना ही अमाउंट जो आप गेनिंग से ले रहे हैं, उतना ही अमाउंट आप किसको दे दीजिए? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे दीजिए, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर वो पार्टनर है जिसको इन प्रॉफिट और लॉसेस को ना बांटने की वजह से फ्यूचर में क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसको फायदा हो रहा है उसका कैपिटल रिड्यूस करिए, जिसको नुकसान हो रहा है बेटा फ्यूचर में, उसका आप आज रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन बोलते हैं ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ा दीजिए। तो एंट्री है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस। तो ये हमने बेटा लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट देखा था। आज हम बेटा इसके कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो स्क्रीन पे देखो, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा, जो कि इस तरीके से है। बोला है कि एक्स और वाई बेटा आपके पास पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर, इनके बीच का शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस है इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, यानी एक्स और वाई ना पार्टनरशिप फर्म को रन करते थे और इनके बीच में इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 3:2 था। तो ये रेशियो कौन सा रेशियो मान लिया जाएगा? ओल्ड रेशियो मान लिया जाएगा। हम इसको ओल्ड रेशियो मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे इसको? ओल्ड रेशियो मान लेंगे। फिर आगे लिखा है कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 दे डिसाइडेड, दे का मतलब है एक्स एंड वाई डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड इक्वली, कि इन्होंने डिसाइड किया कि हम फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना इक्वल रखेंगे, यानी 1:1 रखेंगे। ठीक है, यस। तो देखो पहले 3:2 था और अब 1 अप्रैल 2016 को बेटा ये अपना रेशियो क्या रखना चाह रहे हैं? इक्वल रखना चाह रहे हैं। तो नो डाउट हम मान लेंगे कि 1 अप्रैल 2016 को फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है। 1 अप्रैल 2016 से पहले की जो फर्म थी वो ओल्ड फर्म है और अब 1 अप्रैल 2016 के बाद जो फर्म चलेगी वो न्यू फर्म है। याद रखना फर्म वही है, बट क्योंकि फर्म में एग्रीमेंट चेंज हो गया है तो हम यहाँ पर एक नॉर्मल बोलते हैं ना कि प्रोफेशनल लैंग्वेज में इस तरीके से प्रोनाउंस कर देते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो फर्म चलती हुई आ रही थी वो ओल्ड फर्म और रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो फर्म चलेगी वो है न्यू फर्म। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि रेशो चेंज हो रहा है 1 अप्रैल 2016 को। अब ये कह रहे हैं कि ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका चेंज हो रहा है यानी 1 अप्रैल
2016, ठीक है, उस दिन हमें पीएनएल अकाउंट का शो हो रहा है क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1,50,000। तो आपको पता होना चाहिए कि पीएनएल अकाउंट का अगर हमें क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है तो वो हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ठीक है। अगर हमें पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस अगर देते तो पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हमारे लिए लॉस होता है, क्योंकि एज पर द रूल्स ऑफ अकाउंट क्रेडिट बैलेंस को हम इनकम भी बोलते हैं, क्योंकि इनकम के क्रेडिट बैलेंस होते हैं और एक्सपेंसेस के डेबिट बैलेंस होते हैं। तो पीएनएल का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो मतलब इनकम ज़्यादा है, तो वो एक तरीके से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माना जाता है। और अगर पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो ये माना जाता है कि वहाँ एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो उसे लॉस मान लिया जाता है। तो हमें ना यहाँ पे पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया है बेटा, कितना, ये दिया है हमें 1,50,000, ठीक है। अच्छा, अभी हमें ये बताया नहीं गया है कि हमें ये पीएनएल अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि आगे भी कैरी ऑन करना है। अगर देखो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, अगर हम अपने इस पीएनएल अकाउंट के बैलेंस को बांट देंगे तो बांटेंगे तो ओल्ड रेशो में बटेगा। बट अगर पार्टनर विल डिसाइड कि हम अपने इस प्रॉफिट को बांटना नहीं चाहते तो इसी प्रॉफिट को फिर बेटा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। वो होगी बेटा किससे पास, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ। तो याद रखना कि आपको यहाँ पे केयरफुली देखने की जरूरत है कि आप अपने प्रॉफिट को बांटना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। तो देखो रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन में बोला है कि पास आपको करनी है नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस इन द पीएनएल अकाउंट। आपको अपने पीएनएल अकाउंट को इमीडिएटली क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है बिफोर द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कह रहे हैं कि जो भी आपका पीएनएल अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है रेशियो चेंज होने से पहले आपको उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। देखो डिस्ट्रीब्यूट लिखा है, तो डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कौन से रेशो में करेंगे बेटा, ओल्ड रेशो में। क्योंकि जो हमने ये प्रॉफिट बचा रखा था, ठीक है, ये जो प्रॉफिट हमने बचा रखा था पीएनएल के नाम से, तो ये प्रॉफिट हमने आज थोड़ी बचाया है, तो पहले से बचाते हुए आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये ओल्ड फर्म में हमने ये प्रॉफिट अपना एक्यूमुलेट कर रखा था। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन अगर हम इसे बांटना चाहते हैं तो ये ओल्ड फर्म में एक्यूमुलेट किया गया था, तो इसे ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो अगर हम इसका बोलते हैं ना कि जर्नल एंट्री पास करें, तो इसका जर्नल एंट्री बिल्कुल सिंपल है। देखो, ठीक है ना, लास्ट क्लास में मैंने आपको सारे के सारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स की एंट्रीज करवाई थी, ठीक है। तो अगर आप ये लेक्चर मेरा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे प्रायर लेक्चर्स देख कर आओ, तो आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आएगा। तो यहाँ पे बेटा देखो हम ना जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है, ये जर्नल एंट्री पास करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे फटाफट, ठीक है। डेट, ठीक है, पर्टिकुलर लेजर वॉल्यूम, ठीक है, एंड डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। ये आप फॉर्मेट बना देंगे, डेट, पर्टिकुलर, ठीक है, लेजर वॉल्यूम, डेबिट का अमाउंट एंड क्रेडिट का अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा देखो सबसे पहले एंट्री, आप चाहें तो डेट में बेटा 1 अप्रैल 2016 भी डाल सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ सीरियल नंबर डाल दिया, तो यहाँ पर ऐसा कोई सच बोलते हैं ना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप सीरियल नंबर भी डाल सकते हो, डेट भी डाल सकते हो फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर मेरे बच्चे देखो हम एंट्री क्या करेंगे, तो देखो हमें ना पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा था, ठीक है, पीएनएल अकाउंट का शो हो रहा था क्रेडिट बैलेंस। और पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कहाँ शो होता है बेटा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहाँ शो होते हैं, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी के सारे बैलेंसेस क्या होते हैं, क्रेडिट। अब सोचो पार्टनरशिप फर्म ना इस पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो ये जितना भी ये क्रेडिट बैलेंस है ना, जितनी भी ये लायबिलिटी है हमारे पार्टनरशिप फर्म के लिए, अब पार्टनरशिप फर्म कहेगी हमारे लिए लायबिलिटी खत्म हो रही है, अब हम पीएनएल अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है उसको ना डेबिट कर देंगे, क्योंकि हम ये प्रॉफिट ना पार्टनर्स को बांट रहे हैं। और लॉजिक यही है बेटा कि लायबिलिटीज ना रिड्यूस हो रही है। जब लायबिलिटीज रिड्यूस होती हैं तो लायबिलिटीज के नेचुरल बैलेंस क्रेडिट होते हैं, रिड्यूस होने पे लायबिलिटी डेबिट होती है। तो पीएनएल अकाउंट के प्रॉफिट को, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हमने डेबिट किया, और ये प्रॉफिट बेटा हमने खुशी खुशी किनको ट्रांसफर कर दिया, अपने ओल्ड पार्टनर्स को, जो कि हमारे कौन थे बेटा, एक्स एंड वाई, ठीक है। तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से हम अपने इस पीएनएल अकाउंट के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स और वाई के बीच में।
बाकी बेटा अमाउंट की बात करूं तो यहाँ पर देखो अमाउंट बांटना भी बड़ा आसान है। देखो आपके पास पीएनएल का जो डेबिट बैलेंस था ना, क्रेडिट बैलेंस था ना, वो कितना था, 1.5 लाख रुपए था। तो आप 1.5 लाख तो पहले तो अपने पीएनएल को डेबिट करोगे, और इस 1.5 लाख के प्रॉफिट को ना आप अपने पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। कौन से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ओल्ड रेशो क्या था बेटा? 3:2। तो 3:2 को शेयर में कन्वर्ट करेंगे तो 3/5 एंड 2/5 होगा। बाकी 5 से 1,50,000 30,000 टाइम जाएगा, ये भी सिमिलरली 30,000 टाइम जाएगा, और 30,000 इंटू 3 करोगे तो ये 90,000 आएगा। 30,000 इंटू 2 करोगे तो ये 60,000 आएगा। बाकी अगर लॉजिक की बात करूँ तो एक्स और कैपिटल का अकाउंट इसलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म के लिए लायबिलिटी बढ़ रहा है। सोचो आप पार्टनर्स के अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हो, तो इससे ना पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा, कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा तो कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। क्योंकि कैपिटल का मतलब होता है कि जो भी पैसा इन्वेस्ट करा है ओनर्स ने वो कैपिटल है। बिजनेस बिजनेस के लिए बिजनेसमैन के द्वारा जो भी पैसा बिजनेस में लगाया गया है, बिजनेस उसे कभी भी अपना, बोलते हैं ना कि एसेट नहीं, लायबिलिटी मानती है, तो कैपिटल के नाम से उसे लायबिलिटी ट्रीट किया जाता है। तो याद रखना कि एक्स और वाई का कैपिटल अकाउंट बढ़ने के कारण बिजनेस का लायबिलिटी बढ़ा है, इसलिए बैलेंस क्रेडिट हो गया। बोलो क्लियर है? यस। ठीक है। बाकी नरेशन पास होगा बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिनका क्या है, क्रेडिट बैलेंस, उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये एंट्री आपकी पास हो गई है मेरे बच्चे, किसकी? पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने के। ठीक है, आपने अपने पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लास्ट क्लास में पढ़ा भी था, पीएनएल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होती है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यस। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में बोला है बेटा, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में बोला, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया, हमें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री बतानी थी, वो हमने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बता दी। अब हमारा यहाँ पे बेटा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है, दैट इज नोन एज एक्स और वाई। हमारे पास यहाँ पे पार्टनर्स हैं और इनका जो शेयरिंग प्रॉफिट है बेटा वो है इन द रेशो ऑफ 2:1। ठीक है, तो 2:1 यहाँ पे कौन सा रेशो मान लिया जाएगा? ओल्ड रेशो। ठीक है, फिर आगे बोला 31 मार्च 2016 को, यानी 31 मार्च 2016 को बैलेंस शीट शो कर रही है जनरल रिजर्व ऑफ ₹60,000। आपको पता है बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व आपका किस साइड आता है बेटा? ये आता है आपका लायबिलिटी साइड। ठीक है, और जनरल रिजर्व एक बचाया हुआ प्रॉफिट है, तो कहीं ना कहीं ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे हमें इसका भी ट्रीटमेंट करना होगा। तो सेम ट्रीटमेंट है, प्रॉफिट है, अगर हम बांटना चाहेंगे, इस जनरल रिजर्व को बांटना चाहेंगे तो ओल्ड रेशो में बटेगा, और अगर हम इस जनरल रिजर्व को बांटना नहीं चाहेंगे, आगे भी एज इट इज कैरी ऑन रखना चाहेंगे, तो फिर हमें इसकी एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी इन सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। तो यहाँ देखो क्वेश्चन में लिखा है कि हमारे पास बैलेंस शीट में शो हो रहा है एक जनरल रिजर्व 60,000 रुपीज का। ठीक है, अब क्वेश्चन ने आगे बोल दिया कि इट वॉज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर दे वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। कि फ्यूचर में जो हमारे पार्टनर्स है ना वो अपना रेशो कितना रखना चाहते हैं? 3:2। तो 3:2 कौन सा रेशो हो गया? न्यू रेशो। ठीक है, ठीक है, और ये किस दिन अपना रेशो चेंज कर रहे हैं? 31 मार्च 2016 को ही अपना रेशो चेंज कर रहे हैं। तो हम मान लेंगे कि इस दिन फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है और इस दिन हमें अपने जनरल रिजर्व का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट करना होगा। तो इन्होंने कहा पास करो नेसेसरी जर्नल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। इन्होंने हमें दो केस बना के दे दिए और कहा इन दोनों ही केसेस में आपको एंट्री पास करनी है। पहला है इफ दे डू नॉट वांट टू शो द जर्नल रिजर्व इन द न्यू बैलेंस शीट। कि न्यू बैलेंस शीट में, याद रखना, न्यू बैलेंस शीट में ये जर्नल रिजर्व को शो करना नहीं चाहते, डू नॉट वांट टू शो। डू नॉट वांट टू शो का मतलब है दिखाना नहीं चाहते हैं नई बैलेंस शीट में। तो नई बैलेंस शीट में अगर जनरल रिजर्व को नहीं दिखाना चाहते हैं तो नई बैलेंस शीट में, नई फर्म में, तभी तो जनरल रिजर्व नहीं दिखाई देगा ना जब आप जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर पॉइंट कह रहे हैं कि आपको अपना जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो आपका जनरल रिजर्व आगे की फर्दर बैलेंस शीट में दिखाई नहीं देगा। और सेकंड केस में कहा है इफ दे वांट टू शो द जनरल रिजर्व इन द न्यू बैलेंस शीट। दूसरा केस ये कह रहा है कि पार्टनर
ये डिसाइड कर रहे हैं कि वो अपने जनरल रिजर्व को न्यू बैलेंस शीट में शो करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? वांट टू शो, नई बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं। तो नई बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हो तो वो तभी दिखाई देगा जब तुम रिकॉन्स्टिट्यूशन में इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। ठीक है, तो देखो अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो पहले केस में, है ना, तो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, और सेकंड केस कह रहा है कि हमें ये जनरल रिजर्व आगे भी नई बैलेंस शीट में शो करना है, तो इसका मतलब है कि आप इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हो। तो डिस्ट्रीब्यूट ना करने की वजह से, क्योंकि देखो रेशो पहले था ओल्ड, अब हो रहा है न्यू, तो आपको वैसे कायदे से ये जनरल रिजर्व ओल्ड रेशो में बांट देना चाहिए था, पर आप सेकंड केस में डिसाइड कर रहे हो कि हम इस जनरल रिजर्व को बांटना नहीं चाहते। तो जब फ्यूचर में कभी ये जनरल रिजर्व बटेगा तो न्यू रेशो में बटेगा, और ऐसे में बेटा किसी पार्टनर को अननेसेसरी फायदा और नुकसान हो सकता है, जिसको आज 31 मार्च 2016 को, यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन, जिस दिन रेशो चेंज हो रहा है उस दिन एडजस्ट करना पड़ेगा। किसमें? सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में। ठीक है, तो याद रखना कि अगर आप इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप इसका ट्रीटमेंट कर देंगे सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में। बोलो, क्या आपको बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। ठीक है, तो इसलिए ना इस क्वेश्चन में आपको दोनों तरफ से ट्रीटमेंट करना है। एक तरफ आप ये मान रहे हो कि आप जनरल रिजर्व को नई बैलेंस शीट में दिखाना नहीं चाहते, तो नई बैलेंस शीट में दिखाना नहीं चाहते मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो कौन से रेशियो में कर दोगे? ओल्ड रेशियो में। और दूसरी तरफ आप चाहते हो कि जनरल रिजर्व आपके नई बैलेंस शीट में भी शो हो, तो नई बैलेंस शीट में तब शो होगा जब आप इसे आज डिस्ट्रीब्यूट, रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। ना नहीं करने की वजह से किसी पार्टनर को नुकसान और किसी पार्टनर को फ्यूचर में अननेसेसरी फायदा होगा, जिसे हमें आज एडजस्ट करना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो इसलिए बेटा देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो कोई एक ही केस आएगा, बट यस आपको यहाँ पर ये दोनों पॉइंट अंडरस्टूड होने चाहिए। तो इसलिए प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं तो मैंने यहाँ पे दोनों केस डाल दिए, तो इससे क्लैरिटी हमें बहुत अच्छी मिलेगी। तो यहाँ पे देखो आंसर नंबर 2। ठीक है, आंसर नंबर 2। ठीक है, और हम यहाँ पे सबसे पहला अपना केस 1 करेंगे। ठीक है, ठीक है, जहाँ पे पार्टनर, ठीक है, चाहते हैं, ठीक है, ठीक है, डू नॉट वांट टू शो, ठीक है, डू नॉट वांट टू शो, ठीक है, जनरल रिजर्व इन न्यू बैलेंस शीट। इसको ये ऐसे भी लिख सकते थे कि पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व, ऐसे भी लिख सकते थे कि पार्टनर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व। तो सेम लैंग्वेज है, अगर आप इसे नई बैलेंस शीट में दिखाना नहीं चाहते तो इसका मतलब है आप इसे बांटना चाहते हो। तो याद रखना, पार्टनर want to distribute the general reserve और do not want to show general reserve in the new balance sheet, दोनों लैंग्वेज एक ही है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यस। तो यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट हम कौन से रेशो में करेंगे? ओल्ड रेशो में। हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, जब नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे तो इसका मतलब है कि हम इसे डिस्ट्रीब्यूट ही कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी बताओ? तो हम ना यहाँ पे जनरल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, और फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, डेट, ठीक है, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, और लेबलिंग कर लेंगे, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, डेबिट का अमाउंट एंड क्रेडिट का अमाउंट। ओके, अच्छा एंट्री ना सेम वैसे ही होगी जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में पीएनएल की करी थी, पता है आपको? क्योंकि केस 1 में आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहते हो जनरल रिजर्व को, तो मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो। और क्वेश्चन नंबर 1 में आपने जो पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस देखा था उसको भी क्या करा था? डिस्ट्रीब्यूट करा था। ठीक है, बस फर्क इतना है कि अब आपके पास पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस नहीं है, उसकी जगह पे जनरल रिजर्व है। पर डिस्ट्रीब्यूट तो आप पिछले क्वेश्चन में पीएनएल को भी कर रहे थे और इस क्वेश्चन में आप जनरल रिजर्व को भी कर रहे हो, तो एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी। बिजनेस कहेगी कि जो जनरल रिजर्व है, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जो हमारे लिए क्या था? लायबिलिटी था। ठीक है, तो लायबिलिटीज के बैलेंस क्या थे मेरे बच्चे? क्रेडिट थे। लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्यों लायबिलिटीज होती हैं।
मैंने आपके साथ ये भी डिस्कस किया था, ठीक है, क्योंकि ये जो बिजनेस ने प्रॉफिट बचाया था ना, एक्चुअली में ये ओनर्स को मिल जाना चाहिए था, पर ये ओनर को ना बांटकर बिजनेस ने अपने फ्यूचर पर्पस को ध्यान में रखते हुए सेव करके रखा था। तो ये बिजनेस को भी पता है कि जो प्रॉफिट हमने यहाँ बचाया है ना, इन पे अधिकार कंट्रोल हक हमारे ओनर का है, इसलिए बिजनेस के पास ये प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पर रहते हैं, पर ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी ट्रीट किया जाता है। तो सोचो अगर बिजनेस अब जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो बिजनेस यही तो बोलेगी कि हमारी सर की लायबिलिटी अब खत्म हो रही है। तो लायबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट, बट जनरल रिजर्व बांटने पे, ठीक है, जनरल रिजर्व बांटने पे बिजनेस सेज की अब हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है, डेबिट कर देंगे। कितने से डेबिट कर देंगे बताओ, जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना था, 60,000, ठीक है, तो 60,000 से डेबिट कर देंगे, ठीक है। लॉजिक क्या है, लॉजिक यही है कि लायबिलिटीज जो बिजनेस के लिए है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, और जब लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होता है। और ये प्रॉफिट मेरे बच्चे हम किनको दे देंगे, अपने ओल्ड पार्टनर्स को। ओल्ड पार्टनर्स का नाम क्या है यहाँ पे, एक्स और वाई, और ओल्ड रेशो क्या है, 2:1। तो हम ना इन्हें ओल्ड रेशो में बांट देंगे एक्स एंड वाई के बीच में, तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ओके, वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लॉजिक ये है कि आप एक्स और वाई का कैपिटल अकाउंट बढ़ा रहे हो तो बिजनेस के लिए कैपिटल लाइबिलिटीज होती हैं, और जब लाइबिलिटीज बढ़ती हैं तो क्रेडिट होता है। एक लाइबिलिटी घटी जनरल रिजर्व के नाम से घटी है, पर दूसरी लाइबिलिटी एक्स और वाई के कैपिटल के नाम से बढ़ गई है, ठीक है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो बताओ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो 60,000 को हम ओल्ड रेशो में बांटेंगे, ठीक है। ओल्ड रेशो हमारे पास क्या था, 2:1 था एक्स और वाई का। शेयर में कन्वर्ट करेंगे तो 2/3 एंड 1/3। 3 से हमारा 60 कैंसिल होगा बेटा कितने टाइम, 20,000 टाइम, तो 22 जा 40,000 और 21 जा 20,000, ठीक है। देखो सिंपल हो गया। नरेशन पास करोगे, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो, आपने अपने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में, और यहाँ पर आकर आपका ये केस 1 कंप्लीट होता है। देखो इतना आसान है, पर आपको बस एंट्री पास करने आनी चाहिए, ट्रीटमेंट्स आने चाहिए। अब है हमारे पास केस 2। अच्छा केस 2 में हमारे पास क्या बोल रखा था, केस 2 में हमारे पास बोल रखा था इफ दे वांट टू शो द जनरल रिजर्व इन द न्यू बैलेंस शीट, ठीक है, वांट टू शो, ठीक है, वांट टू शो जनरल रिजर्व इन, जनरल रिजर्व इन न्यू बैलेंस शीट, ठीक है, न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं। तो न्यू बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हो तो इसका मतलब है कि आप नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूट, आप अपने जनरल रिजर्व को नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, बांटना, ठीक है, या आप इसको शॉर्ट में लिख दीजिए नो डिस्ट्रीब्यूशन, आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना चाहते। और जब आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना चाहते हो तो सोचो जनरल रिजर्व आपने एक्यूमुलेट करा था ओल्ड रेशो में, पर आप इसे बांटना नहीं चाहते, और खुदा ना खास्ता कभी अगर ये न्यू रेशो में आगे बढ़ेगा तो किसी पार्टनर को अननेसेसरी ज्यादा जनरल रिजर्व में शेयर मिल सकता है, और किसी पार्टनर को जनरल रिजर्व में अननेसेसरी कम शेयर मिल सकता है। यानी फ्यूचर में, ठीक है, किसी पार्टनर को फायदा होगा, किसी पार्टनर को नुकसान होगा। तो ये जनरल रिजर्व अगर ओल्ड रेशो में बांट देते ना, स्यापा खत्म, जैसे अभी आपने केस 1 में बांटा था, स्यापा खत्म हो जाता। ओल्ड रेशो में क्रिएट करा था इस जनरल रिजर्व को, ओल्ड ही रेशो में बांट देते, खत्म, बात ही खत्म हो जाती। पर आपने क्योंकि डिसाइड किया कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, बट पार्टनर अपना आपस में रेशो क्या कर रहे हैं, 31 मार्च को, ठीक है, 31 मार्च 2016 को, ठीक है, पार्टनर्स अपने बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2 करना चाहते हैं, नया रेशो चेंज करना, नया रेशो यहाँ बनाना चाहते हैं। तो ऐसे में बेटा हम यही मानेंगे कि इस प्रॉफिट को, इस जनरल रिजर्व को ना बांटने की वजह से ना पार्टनर को फायदा और नुकसान होगा। तो इसका ट्रीटमेंट होगा सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में। और क्योंकि हमें क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू रेशो पता है, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो हमें नहीं पता होता है बेटा, तो ये हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट में कैलकुलेशन कर देंगे, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। वैसे हम गेनिंग रेशियो भी अप्लाई कर सकते हैं बेटा, पर क्योंकि इस चैप्टर के बाद, चेंज इन पीएसआर के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा एडमिशन ऑफ पार्टनर, वहां पे हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो लगता है, तो इसलिए इस चैप्टर में हम
सेक्रीफाइसिंग रेशियो के साथ ही जाना पसंद करते हैं, ठीक है, एक फ्लो बन जाता है। बाकी आप चाहें तो गेनिंग रेशियो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हो, पर इट इज टू बी बेटर कि आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो लगा लो, ठीक है। अच्छा, ओल्ड रेशियो यहाँ पर जो है, पहले हम ओल्ड रेशियो मेंशन करेंगे एक्स और वाई के बीच में, जो कि 2:1 है, और फिर हम न्यू रेशियो मेंशन करेंगे एक्स और वाई के बीच में, जो कि 3:2 है। लिखा है ना, इट वाज डिसाइडेड दैट फ्यूचर दे वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो हमारा जो नया रेशियो होने वाला है एक्स और वाई के बीच में, वो 3:2 होने वाला है। फिर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेंशन करेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बेटा फॉर्मूला क्या होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना, हमने प्रायर लेक्चर्स में फॉर्मूला देखा था सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, ठीक है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला इसका जस्ट अपोजिट होता है, न्यू रेशियो माइनस न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो याद रखना, हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो अप्लाई कर रहे हैं, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जिसे आप सन के नाम से भी याद रख सकते हो, एस फॉर सेक्रीफाइसिंग, ओ फॉर ओल्ड, एन फॉर न्यू, ठीक है। यस, चलो अब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों का चेक करेंगे। हमें नहीं पता कौन सा पर्टिकुलर पार्टनर यहाँ सेक्रीफाइस कर रहा है, गेन कर रहा है, तो हम यहाँ पे दोनों पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो चेक करेंगे, एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो बताइए एक्स और वाई का क्या था? 2:1, तो शेयर में कन्वर्ट करेंगे तो 2/3 और 1/3 माइनस माइनस। न्यू रेशियो हम देखेंगे तो 3:2 है, शेयर में कन्वर्ट करेंगे तो 3/5 एंड 2/5। एलसीएम लेंगे मेरे बच्चों, तो 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स जाता है, 5 2 जा 10। 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स जाता है, 3 3 जा 9। सॉल्व करेंगे, 10 में से 9 जाएगा तो 1/15। अब देखो, आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया और एक्स का आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, मीन्स ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो को सपोर्ट करता है। बाकी वाई की बात करें तो 3 के टेबल में 15 5 टाइम, 5 1 जा 5। 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स, 3 2 जा 6। इसको देखते हैं तो -1/15 आता है, ये नेगेटिव में आ रहा है, मतलब ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये गेन कर रहा है। तो बताओ, इसका मतलब ये है कि जनरल रिजर्व को ना बांटने की वजह से यहाँ पे y को फ्यूचर में गेन होने वाला है 1/15 से, और x को 1/15 से नुकसान होने वाला है, यानी फ्यूचर में y को 1/15 से एक्स्ट्रा जनरल रिजर्व मिलेगा, ठीक है, और x को 1/15 से कम जनरल रिजर्व मिलेगा। तो इसको ना, ये आज म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग अपनी बनाते हुए बेटा, आज ही कॉन्स्टिट्यूशन के दिन ही इसको ये एडजस्ट करते हैं। तो इसकी एंट्री हम पास करेंगे, एक जर्नल एंट्री यहाँ पर होगी। तो सेकंड पॉइंट में हम ना बेटा यहाँ पर अपना जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। जर्नल एंट्री है बहुत सिंपल बेटा, बस थोड़ा सा फोकस चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अगर फोकस रख दोगे तो यहाँ पर ना आप आगे निकल जाओगे, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। डेट, ठीक है, पर्टिकुलर, लेजर वॉल्यूम एंड डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। चलिए, डेट, पर्टिकुलर, लेजर वॉल्यूम, डेबिट का अमाउंट एंड क्रेडिट का अमाउंट, ओके। तो देखो यहाँ पे ना, किससे हम कंपनसेशन लेंगे? वाई से कंपनसेशन लेंगे, ठीक है। वाई से कंपनसेशन लेंगे और किसको देंगे? एक्स को देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ना वाई का जो कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, वाई का जो कैपिटल अकाउंट है उसको डेबिट किया जाएगा, उससे लिया जाएगा, वाई से लिया जाएगा। तो वाई ने ऑलरेडी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, तो वाई भी यही बोलेगा कि अगर आप मुझसे लेना चाहते हो, मुझसे कंपनसेशन लेना चाहते हो, तो मेरी कैपिटल घटा दो। तो हम कैपिटल घटा देंगे, और किसकी कैपिटल बढ़ा देंगे? एक्स की कैपिटल बढ़ा देंगे, 2x कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बोलो क्लियर है? और नैरिश और लॉजिक क्या है? पहले लॉजिक ये है कि वाई का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो रहा है, तो बिजनेस कहेगी कि वाई आपके लिए जो लाइबिलिटी है हमारे लिए वो कम हो रही है, तो हम आपको डेबिट करेंगे। और एक्स का कैपिटल अकाउंट आज बढ़ रहा है, तो बिजनेस कहेगी कि आपका कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है, तो आपके लिए हमारा जो लाइबिलिटी है वो बढ़ रहा है, तो हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। बाकी अमाउंट निकालना है तो अमाउंट आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। जनरल रिजर्व टोटल कितने रुपए का था बताओ? जनरल रिजर्व आपके पास टोटल था 60,000 रुपीज का, ठीक है, 60,000 रुपीज का। और ना वाई एक्स को कितना कंपनसेट करेगा? 1/15। आप 1/15 यहाँ पे लिख दीजिए। 15 से 60,000 जाएगा 4,000 टाइम, तो यहाँ पर ये समझ में आएगा कि एक्स को ना 4,000 रुपये मिलेंगे। और एक्स को 4,000 रुपये इसलिए मिलेंगे क्योंकि वाई से 4,000 रुपये लेकर
किसको दिया जाएगा, एक्स को दिया जाएगा। और कोई सिंपति मत रखना आप वाई के साथ कि सर वाई का अकाउंट तो कम हो रहा है। बेटा वाई को फ्यूचर में उतना ही ज्यादा मिलेगा, इसलिए तो आज लिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए था जनरल रिजर्व को, पर ये कर नहीं रहे। तो फ्यूचर में जनरल रिजर्व किसी पार्टनर को ज्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ y को ज्यादा मिलेगा, फ्यूचर में x को कम मिलेगा, इसलिए आज y का अकाउंट घटाया जा रहा है, x का कैपिटल अकाउंट बढ़ाया जा रहा है। इसी चीज को आज एडजस्ट करा जा रहा है सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में। अगर हम देखें नरेशन क्या पास होगी, तो आप नरेशन यहाँ पे लिखेंगे बीइंग जनरल रिजर्व, कि आपने अपने नाम जनरल रिजर्व को एडजस्ट कराए, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, एडजस्ट किया इन सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है, या इन सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो भी आप लिख सकते हो। बोलो बात समझ में आई? द आंसर इज यस। तो देखो इसी के साथ हमारा ये पॉइंट भी खत्म हो गया। बस केस देखो, केस 1 तो बहुत सिंपल था, डायरेक्ट जनरल एंट्री पास किया। केस 2 में बस एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ा कि आपको अपना सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं पता था, इसलिए आपको यहाँ पर अपना सेक्रीफाइसिंग रेशो चेक करना पड़ा, देखना पड़ा यहाँ पर कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन पार्टनर गेन कर रहा है। बोलो बात समझ में आई? द आंसर इज यस। तो इसी के साथ मेरे बच्चे हमारा ना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, ये भी सुपर डुपर इजी है, इसको भी देखो आप। इसमें लिखा है एक्स वाई जेड आपके पास पार्टनर्स हैं और इनके बीच का जो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस है उसका रेशो है 5:3:2। तो इसका मतलब है कि इनके बीच में जो ये रेशो चलता हुआ आ रहा था ये ओल्ड रेशो था। अब इन्होंने डिसाइड किया, दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:3:5 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। इन्होंने डिसाइड किया 1 अप्रैल 2016 को कि अब हम अपना रेशो 2:3:5 कर देंगे। तो ये कौन सा रेशो मान लिया जाएगा? ये नया रेशो मान लिया जाएगा। और जिस दिन इन्होंने अपना रेशो चेंज किया उसी दिन फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन आ गया, क्योंकि पार्टनर्स के बीच का जो एग्रीमेंट है वो चेंज हो गया, ठीक है। और इस दिन हमें देखना होता है कि अगर पार्टनरशिप फर्म के पास कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस है तो हम उसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बांटेंगे तो ओल्ड रेशो में, नहीं बांटना चाहेंगे, ठीक है, तो फिर सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। तो आगे लिखा है कि दे ऑल्सो डिसाइडेड, ठीक है, दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट of the following accumulated profit losses and reserve without affecting their book figure by passing a single journal entry। देखो पार्टनर ने डिसाइड किया कि हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं एक इफेक्ट को जो फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व्स का है, यानी हमारे पास कुछ फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस हैं, उनका हमें एक इफेक्ट रिकॉर्ड करना है विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक फिगर। हम इन बुक फिगर को, इन प्रॉफिट और लॉसेस को इफेक्ट नहीं करना चाहते, विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक फिगर। बुक फिगर का मतलब होता है वो फिगर्स जो हमें बैलेंस शीट्स में दिखते हैं, यानी ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या ये जो लॉस है इनकी जो बुक फिगर है, इनकी जो वैल्यू हमें बैलेंस शीट में दिख रही है, हम इनको छेड़ना नहीं चाहते, इनको अफेक्ट नहीं करना चाहते, मतलब ये आगे भी एज इट इज रहेंगे। इसको सिंपली ये भी कह सकते थे नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूट, तो हमें समझ में आ जाता है कि अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में ट्रीटमेंट होगा। बट इन्होंने लिखा विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक फिगर, तो विदाउट अफेक्टिंग मतलब हम इन फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस को छेड़ना नहीं चाहते। तो छेड़ना नहीं चाहते मतलब हम इन बैलेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, इसलिए इनकी एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। और आपको पता है अगर सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री हमें पास करनी है तो वो होगी सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में, और वो तो अंडरस्टूड भी है क्योंकि हम इन फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व्स को बांटना नहीं चाहते, अफेक्ट नहीं करना चाहते, तो इसका ट्रीटमेंट हमें सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में ही करना पड़ेगा। अब इन्होंने हमें कुछ फॉलोइंग बैलेंसेस जो अपेयर्ड इन द बुक्स का मतलब है बैलेंस शीट यहाँ पे, ठीक है, बैलेंस शीट में जो हमारे पास फॉलोइंग बैलेंसेस दिख रहे हैं वो कौन कौन से दिख रहे हैं। तो हमें जर्नल रिजर्व दिख रहा है 6,000 रुपीज का बुक फिगर के साथ, बुक फिगर मतलब बैलेंस शीट में जो वैल्यूज होते हैं उनको बुक फिगर कहते हैं। तो यहाँ पे जर्नल रिजर्व हमें बैलेंस शीट में 6,000 का दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है बेटा, ये भी 24,000 से बुक फिगर हमें दिया है। और एक हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है 12,000 की बुक फिगर के साथ,
तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आपको पता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हमारा बेटा क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस होता है, फिक्टिशियस एसेट होता है। तो यहाँ पे ना हमारे पास दो प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, दो प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं दो, ठीक है, एक है जर्नल रिजर्व और एक है पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, दो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास एक लास्ट आइटम, थर्ड आइटम दिया है, वो हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस यानी फिक्टिशियस एसेट है। तो हमें ना इन तीनों का ट्रीटमेंट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में करना है, क्योंकि हम इन तीनों को अफेक्ट नहीं करना चाहते, ठीक है, पीएनएल, जर्नल रिजर्व और डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट। बाकी की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, बट हाँ जो जो दिया है हम इनको इफेक्ट नहीं करना चाहते, इनको बांटना नहीं चाहते, मतलब ये आगे भी नई बैलेंस शीट में एज इट इज रहेंगे, तो इनका ट्रीटमेंट हमें करना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में। पास करो नेसेसरी सिंगल एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री, आपको एक नेसेसरी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो देखो एक बात बताओ, जब मेरा जर्नल रिजर्व का ट्रीटमेंट भी सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग में ही होना है, पीएनएल अकाउंट का भी ट्रीटमेंट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग में ही होना है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का, तीनों का ट्रीटमेंट हमारा सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग में होना है, तो मैं इन तीनों का ट्रीटमेंट अलग अलग नहीं करूंगा, इन तीनों के अमाउंट को मैं एक साथ जोड़ दूंगा, ठीक है, और इनका एक नेट बैलेंस निकालूंगा, इनको जोड़कर जो एक नेट बैलेंस आएगा उसका ही डायरेक्ट ट्रीटमेंट कर दूंगा सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में, ठीक है। जैसे जर्नल रिजर्व और पीएनएल दोनों प्रॉफिट हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो जो भी अब मेरे पास नेट बैलेंस आएगा वो नेट बैलेंस मेरे जर्नल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को शो करेगा। तो जो भी नेट बैलेंस है उसका हम बस एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। तो हम ये मानेंगे अगर हमारा नेट बैलेंस एडजस्ट हो गया तो कहीं ना कहीं हमारा जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एडजस्ट हो गया, ठीक है। चलिए इसको देखिए कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो आंसर नंबर थर्ड, ठीक है, आंसर नंबर थर्ड, ठीक है, आंसर नंबर थर्ड। तो यहाँ पर बेटा हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में, क्योंकि हम अपने प्रॉफिट और लॉसेस को बांटना नहीं चाहते, तो ऑब्वियसली बात है हमें इसे एडजस्ट करना होगा सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे अपना सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ओल्ड रेशो मेंशन करेंगे, ठीक है, एक्स, वाई एंड जेड के बीच में। ओल्ड रेशो बेटा हमें क्वेश्चन में दिया था 5:3:2, हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर हम अपना यहाँ पे न्यू रेशो मेंशन करेंगे। तो एक्स वाई जेड का जो हमें न्यू रेशो दिया है बेटा, न्यू रेशो वो दिया है 2:3:5, ठीक है, 2:3:5। और फिर हम अपना यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो मेंशन कर देंगे, ठीक है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है, डन, यस, ठीक है, ठीक है, ये मेंशन कर दिया। और हम यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो सभी का चेक करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कौन गेन और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो फॉर एक्स, फॉर वाई एंड फॉर जेड, फटाफट हम यहाँ पे सबसे पहले अपना ओल्ड रेशो मेंशन करेंगे। ओल्ड रेशो है 5:3:2, शेयर में कन्वर्ट करेंगे 5/10, 3/10 एंड 2/10, माइनस माइनस माइनस। और न्यू रेशो हमारे पास है 2:3:5, तो ये हो गया 2/10, 3/10 एंड 5/10। बाकी मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम हमारा यहाँ पर 10 10 10 हो जाएगा। जब भी हम फ्रैक्शन को प्लस माइनस करते हैं तो वहां पर हमें एलसीएम लेना होता है। तो यहाँ पे एलसीएम हो गया 10, अब 10 ही एलसीएम है तो ये हो गया 5-2, ये हो गया 3-3, ये हो गया 2-5। अगर आप एक्स को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3/10। सेक्रीफाइसिंग रेशियो लगा रहे हो, आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, मीन्स ये सेक्रीफाइस कर रहा है। 3-3 करोगे तो 0/10 आ रहा है, तो 0/10 जीरो होता है, मतलब ये नील। यानी y को रेशो चेंज करने की वजह से ना कोई फायदा हो रहा है ना कोई नुकसान हो रहा है। और बात करें z की, तो बेटा z का आंसर आएगा -3/10, मतलब रेशो चेंज करने से z को फायदा हो रहा है। Okay. तो यहाँ पर मेरे बच्चे जो कंपनसेट करेगा ना, वो कौन करेगा, z कंपनसेट करेगा किसको, x को, ठीक है, यस।
और y के साथ कुछ नहीं होगा, ना y को दिया जाएगा ना y से लिया जाएगा, क्योंकि y को रेशो चेंज करने की वजह से ना कोई फायदा हो रहा है ना कोई नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में जो बैलेंस एडजस्ट होगा वो होगा x और z के बीच में। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बस हम एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेंगे किसका, नेट बैलेंस का भी। ठीक है, एग्जामिनर को निकाल के दिखा देंगे। हम यहाँ पे बता देंगे मेरे बच्चे कि हमारे पास जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है। तो हम यहाँ पे लाइन बारी से लिख देंगे जो जनरल रिजर्व है, ठीक है, वो प्लस हो जाएगा पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस के साथ, क्योंकि जनरल रिजर्व भी प्रॉफिट है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। इसमें माइनस हो जाएगा डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या सस्पेंस अकाउंट आप बोल सकते हैं। तो जनरल रिजर्व कितना था हमारे पास, 6,000, ठीक है, 6,000। हमारे पास पीएनएल अकाउंट का बैलेंस कितना था बेटा, क्रेडिट बैलेंस 24,000, ठीक है, और हमारे पास डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का बैलेंस कितना था, 12,000। तो ये माइनस कर देंगे, ठीक है, और ये सारा डेटा किस में है, रुपीज में, तो आप ऊपर रुपीज भी लिख दीजिए। अब आप देखो क्या करो, इनका नेट बैलेंस निकाल दो। तो जो नेट बैलेंस आया वो कितना आया बताइए। तो 6,000 एंड 24,000, 30,000 हो गया, 13 में से 12 गया तो 18,000 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जब सबका ट्रीटमेंट किस में करना है, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग, क्योंकि हम सबकी जो वैल्यू है उसको इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है सबका ट्रीटमेंट हमें सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में करना पड़ेगा, सबको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब सबको एडजस्ट करना है तो सबके अलग अलग एंट्री थोड़ी पास करेंगे, तो हमने तीनों को प्लस किया, जो प्लस हो रहे थे प्लस किया, जो माइनस था उसको माइनस किया, और एक नेट बैलेंस निकाला। अब सोचो कि अगर मैं 18,000 का ट्रीटमेंट करूंगा सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग में, तो कहीं ना कहीं वो जनरल रिजर्व का भी हो गया, पीएनएल का भी हो गया, और डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का भी हो गया, समझे। तो यहाँ पर आपका ना ये नेट बैलेंस निकल गया। ऐसा तब करते हैं जब मल्टीपल प्रॉफिट्स और लॉस होते हैं, और जब हम सारे प्रॉफिट और लॉस को एडजस्ट करना चाहते हैं सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग में, तो सबका अलग अलग ट्रीटमेंट क्यों करना है, एक नेट बैलेंस निकालो और उसी को एडजस्ट कर दो सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में। तो हमारा जो यहाँ पर सेकंड पॉइंट होगा बेटा, वो यहाँ पर हो जाएगा जर्नल एंट्री का, ठीक है। फटाफट मेरे बच्चे हम यहाँ पे फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है, ठीक है, फॉर्मेट बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉल्यो, डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कौन किसको कंपनसेट करेगा, जेड कंपनसेट करेगा किसको, एक्स को। तो यहाँ पे हम जेड्स का कैपिटल अकाउंट घटा देंगे, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, जेड्स कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और एक्स के कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देंगे। वाई यहाँ पर कहीं भी नहीं आएगा, क्योंकि वाई को रेशियो चेंज करने की वजह से ना कोई फायदा और ना कोई नुकसान हो रहा है, तो वो आएगा ही नहीं यहाँ पे। पर अब आप ये बताओ कि एक्स को कितना कंपनसेट किया जाएगा। ऑफ कोर्स सी बात है, एक्स को कंपनसेट किया जाएगा 3/10। तो यहाँ पर 18,000 का नेट बैलेंस है, तो हम 18,000 का 3/10 निकाल लेंगे, ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है, और ये 5,400 आ जाएगा। मतलब 5,400 रुपये एक्स को कंपनसेट किया जाएगा, क्योंकि हम इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस को बांटना नहीं चाह रहे, आगे भी रखना चाह रहे, तो इसकी वजह से एक्स को नुकसान होगा फ्यूचर में 5,400 रुपये का, तो आज उसे दिया जा रहा है, और जेड को फ्यूचर में गेन होगा 5,400 का, तो उससे लिया जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज द एंट्री, और नरेशन हो जाएगा बीइंग, बीइंग, ठीक है, बीइंग जर्नल रिजर्व, बीइंग जर्नल रिजर्व एंड बीइंग जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, एंड डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। आपने इन्हें एडजस्ट कर दिया इन
सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, ठीक है। और यहाँ पर आपकर मेरे बच्चे ये एंट्री भी क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। बोलो क्लियर है, बस इतना करना था, ठीक है, बस इतना करना था। आपने पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला, आपको पता चला एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है, वाई गेन कर रहा है, जेड गेन कर रहा है। वाई का तो नील आ रहा था, वाई ना ही सेक्रीफाइस ना ही गेन कर रहा है। आपने फिर नेट बैलेंस निकाला, तीन आइटम्स थे जिनको आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हो, इफेक्ट नहीं करना चाहते हो। तो आपने क्या करा, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स थे उन्हें प्लस किया, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस था डेबिट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस उसको माइनस किया, जो नेट बैलेंस आया उसको एडजस्ट कर दिया जेड और एक्स के बीच में। जेड से कंपनसेशन लिया और किसको दे दिया, एक्स को दे दिया। तो आपने 18,000 नेट बैलेंस का 3/10 निकाला, तो 5400 रुपये आ गया। इतना इजी था, कुछ भी नहीं था, खत्म क्वेश्चन था। बोलो क्लियर है या यस, द आंसर इज क्लियर, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें लिखा है देखो, एक्स और वाई जेड आपके पास तीन पार्टनर हैं और प्रेजेंटली इनके बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 5:3:2 है, ये ओल्ड रेशो है। इन्होंने डिसाइड किया कि अब हमारा फ्यूचर प्रॉफिट रेशो होगा 2:3:5, ठीक है। तो ये हो गया इनका न्यू रेशो, ठीक है। और जिस दिन ये रेशो चेंज करेंगे, नो डाउट उस दिन पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें देखना पड़ेगा अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस है तो उसका हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कह रहे हैं एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि जिस दिन रेशो चेंज हो रहा है उस दिन फर्म के पास एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1,20,000, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अब याद रखना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक इंपॉर्टेंट रिजर्व होता है, ठीक है। क्योंकि पीएनएल और जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व्स होते हैं, इनमें ना कोई क्लेम आता ना कोई लॉस आता है। पर जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ना, ये वर्कर के साथ होने वाले मिस हैपनिंग के लिए बनाया जाता है। अगर वर्कर्स के साथ कोई मिस हैपनिंग हो रही है तो ऐसे में हमें उन वर्कर्स को कंपनसेट करना होता है। तो ऐसे में बिजनेस को बेटा फाइनेंशियल स्ट्रेस आ सकता है, दैट्स वाई बिजनेस मेंटेन करके रखती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नो डाउट हम पार्टनर्स के बीच में बांट सकते हैं, बट हमें पहले देखना होता है कि इसमें कोई क्लेम तो नहीं आया। तो पहले देखना होता है कि कोई क्लेम तो नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर क्वेश्चन में देखें तो लिखा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1,20,000, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है 1,20,000, बट देयर इज अ क्लेम ऑफ 80,000 अगेंस्ट दिस रिजर्व। बट इस रिजर्व पे क्लेम कितना आ रहा है, 80,000 आ रहा है, ठीक है। यानी वर्कर के साथ कुछ मिस हैपनिंग वगैरह, कुछ इंजुरी एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा और ऐसे में वर्कर के द्वारा क्लेम आया है 80,000 रुपये का, तो हमें उन्हें 80,000 रुपये कंपनसेट करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का डिमांड है कि रिक्वायर्ड है कि पास करो नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कौन से रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो में करेंगे, ठीक है। और कब करना है, ऑब्वियसली बात है एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब पार्टनर्स अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी बचाया हुआ प्रॉफिट है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। अब अगर हम इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए जो लायबिलिटी बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, वो डेबिट होगा, खत्म होगा। तो ऐसे में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम डेबिट ही करेंगे। तो अगर मैं आंसर नंबर 4 का जर्नल एंट्री पास करूं, तो मेरे प्यारे बच्चों ना, अब मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा, ठीक है। फॉर्मेट आप लोग अब खुद भी बना सकते हो, ठीक है। मैंने बीते कुछ 2-3 क्वेश्चंस में फॉर्मेट बनाए हैं, फॉर्मेट अब आप खुद भी बना सकते हो। मैं डायरेक्ट एंट्री पास कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो हम क्या एंट्री पास करेंगे, हम ना अपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट कर देंगे, ठीक है। डेबिट कर देंगे, शॉर्ट में हम इसे WCR भी बोलते हैं, आप WCR अकाउंट डेबिट भी लिख सकते थे, ठीक है। डेबिट कर देंगे कितने से, ठीक है, कितने से, तो अमाउंट कितना है बेटा, 1,20,000, तो 1,20,000 से हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। पर ये सारा बोलते हैं ना प्रॉफिट, हम एकदम से पार्टनर्स के बीच में नहीं बांटेंगे, हम ये देखेंगे कोई क्लेम तो नहीं आया। एंड ऑफ कोर्स बेटा हमारे पास क्लेम आ रहा है कितना, 80,000 का। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से कुछ पैसा ना वर्कर्स के लिए बचाएंगे, क्योंकि वर्कर्स को हमने क्लेम पे करना है। तो हम लिखेंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ठीक है। कितना, 80,000। देखो लॉजिक ये है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो इसलिए डेबिट हो रहा है क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है फर्म की, फर्म अपना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बांट रही है। पर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि ये क्लेम हमने अपने वर्कर्स को देना है फ्यूचर में, तो ये लायबिलिटी भी है बिजनेस के लिए। तो
ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड व्हेन दे इंक्रीज, बट जब डिक्रीज होता है तो डेबिट। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट हुआ, और जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हमने फ्यूचर में देना है वो हमारे लिए लाइबिलिटी, उसको क्रेडिट किया। बाकी जो बचा हुआ रेस्ट अभी भी कितना हमारे पास बेटा रिजर्व है 40,000, उसे हम पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। तो पार्टनर्स कौन कौन से थे बेटा हमारे पास, एक्स वाई जेड, तो हम तीनों के बीच में ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एंड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बोलो क्लियर है? यस, ठीक है। अब ये बताओ कि आप जब बचा हुआ रिजर्व बांटोगे एक्स वाई जेड के बीच में, तो वो है कितना, 40,000, 40,000, 40,000। और ओल्ड रेशो क्या है मेरे बच्चे, ओल्ड रेशो है 5:3:2, तो 5/10, 3/10 एंड 2/10। तो देखो एक जीरो से ये जीरो 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 कैंसिल, बचा 4,000, 4,000, 4,000। 4,000 इंटू 5 करोगे तो कितना होगा, 20,000। 4,000 इंटू 3 करोगे तो 12,000 होगा। 4,000 इंटू 2 करोगे तो 8,000 होगा। और लॉजिक ये है बेटा, एक्स वाई जेड का कैपिटल अकाउंट इसलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि कैपिटल बढ़ने पर ना बिजनेस के लिए लायबिलिटीज बढ़ती हैं, तो इसलिए ये बैलेंसेस क्रेडिट हुए। अगर किसी बच्चे को लॉजिक समझना है तो मैं लॉजिक भी दे रहा हूँ साइड बाय साइड, आप इसे रट्टा ना मारे, समझे बस, ठीक है, समझ में आना चाहिए। नरेशन होगा बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो, आपने डिस्ट्रीब्यूट करा ओल्ड रेशो में, आफ्टर, पर किसके बाद, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्योंकि क्लेम भी तो आया था ना, तो उसको एडजस्ट करने के बाद जितना रिजर्व बचा वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशो में। बोलो क्लियर है? यस, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर देखो एंट्री पास हो गया। पर थोड़ा एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये थी बेटा कि अगर मान लीजिए आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अगर 80,000 ना आकर 1,50,000 आता, तो फिर आपका रिजर्व भी कम पड़ जाता। तो ऐसे में फिर 30,000 का बैलेंस डेबिट साइड बचता, और उस ओवर क्लेम को, अब क्लेम ज्यादा आ गया रिजर्व कम है, तो यहाँ पे बिजनेस को 30,000 का एक्सेसिव लॉस होगा, जो बीच में आकर कौन झेलेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट का ही है, तो बेटा हम अच्छे से समझेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होता है। पर हाँ, रिवोल्यूशन अकाउंट बोलते हैं ना कि लायबिलिटीज एंड एसेट्स में होने वाले चेंजेस को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरे प्यारे बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, और अगर लायबिलिटी ज़्यादा आ रही है, जितना रिजर्व भी नहीं झेल पा रहा है, तो एक्स्ट्रा लायबिलिटी आने की वजह से बिजनेस को नुकसान होगा, और वो नुकसान कौन झेलेगा, रिवोल्यूशन। पर अभी मेरे बच्चे यहाँ पर बिल्कुल आपका जो क्लेम है वो रिजर्व अमाउंट से कम था, तो आपके पास एक्स्ट्रा रिजर्व बच रहा था, वो एक्स्ट्रा रिजर्व आपने अपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बोलो क्लियर है? द आंसर इज यस। ऐसे ही बेटा आपके पास देखो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें बोला गया है कि एबीसी बेटा आपके पास तीन पार्टनर्स हैं, प्रेजेंटली इनके बीच का शेयरिंग प्रॉफिट लॉस है 5:3:2। इन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखेंगे 2:3:5। कह रहे हैं एट द टाइम ऑफ द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द फर्म हैज एन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑफ ₹20,000। फर्म के पास बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। पर आईएफआर को बेटा, जैसे हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डायरेक्ट पार्टनर्स के बीच में नहीं बांट सकते क्योंकि ये स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं, ठीक है, इनको बनाने के पीछे का एक ऑब्जेक्टिव पर्पस होता है। वैसे ही मेरे बच्चे आईएफआर को भी हम डायरेक्ट नहीं बांट सकते, हमें देखना पड़ेगा कि आईएफआर जिस पर्पस के लिए बनाया गया है क्या वो पर्पस होता हुआ दिख रहा है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ना बेटा, अगर इन्वेस्टमेंट बिजनेस ने करा है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर डाउन हो रही है, इन्वेस्टमेंट से लॉस हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट के लॉस से होने वाले इन्वेस्टमेंट में जो लॉस है हमें, उससे बेटा हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कौन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो अगर आप आईएफआर देख रहे हो तो पहले ये देख लो कि इन्वेस्टमेंट में लॉस तो नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसको एडजस्ट कराओ आईएफआर के साथ, और अगर आईएफआर में तब अगर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट बचता है तो वो आप पार्टनर्स के बीच में बांट सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आपको पहले यहाँ पे चेकआउट करना है कि कोई इन्वेस्टमेंट का लॉस जरूरत से ज्यादा तो नहीं है, या मतलब या कोई इन्वेस्टमेंट लॉस आता हुआ तो नहीं दिख रहा। अगर दिख रहा है तो एडजस्ट करेंगे उसे आईएफआर से, अगर कुछ बचेगा तब तो वो पार्टनर्स के बीच में बांट सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे देखो आपको ना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिख रहा है 20,000, ठीक है,
20,000, बट क्वेश्चन में क्या है कि द इन्वेस्टमेंट अकाउंट अपेयर इन द बुक्स एट ₹1 लाख। ठीक है, देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट अपेयर इन द बुक्स का मतलब है कि बैलेंस शीट जब बनी हुई है तो आपको आईएफआर दिख रहा है कितने का, लायबिलिटी साइड। ठीक है, ये दिख रहा है 20,000 का, और आपके पास एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट है जो अपेयर इन द बुक्स है 1 लाख, यानी आपके पास एसेट साइड इन्वेस्टमेंट है जिसकी बैलेंस शीट वैल्यू यानी जो बुक वैल्यू है वो 1 लाख है। मतलब आपने मार्केट में इन्वेस्टमेंट 1 लाख करी थी, पर आज उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है बेटा, 95,000। कितनी है, 95,000। तो सोचो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, बट आज मार्केट में कीमत 95 है, तो आपको कहीं ना कहीं मेरे बच्चे क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहा है इन्वेस्टमेंट में। और अगर लॉस हो रहा है इन्वेस्टमेंट में, तो ये लॉस कौन झेलेगा, ये लॉस कौन झेलेगा, आईएफआर झेलेगा, क्योंकि आईएफआर आपने बनाया ही इसलिए था। हाँ ठीक है, लॉस झेलने के बाद 5,000 का लॉस झेलने के बाद आईएफआर में कितने बचेंगे, 15,000 रुपए। वो आप खुशी खुशी किसके बीच में बांट सकते हो, पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि क्वेश्चन में बोला भी है कि पास करो जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आईएफआर को डिस्ट्रीब्यूट करो, तो हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, हम मना नहीं कर रहे, पर सिर्फ कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में, 15,000 रुपए, क्योंकि 5,000 का यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट में नुकसान आया है जो आईएफआर हमारा यहाँ पर बेयर करेगा। ठीक है, यस। चलिए, तो कह रहे हैं कि आपको पास करना नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ऑफ कोर्स हम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एंट्री लगी ना, वैसे ही एंट्री लगती है आईएफआर की। बस आईएफआर में क्लेम नहीं आता, आईएफआर में इन्वेस्टमेंट का लॉस आता है, बस ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर हमारा आंसर नंबर 5 होगा, और हम यहाँ पे बेटा जर्नल एंट्री पास करेंगे डायरेक्ट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और एंट्री हमारी क्या होगी, देखो आईएफआर ना हमारे बिजनेस के लिए बेटा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, लायबिलिटी है। अब आज हम इसे बांटेंगे, खत्म करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो कहीं ना कहीं बिजनेस कहेगी हमारे सर के जो लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, वो भी खत्म हो रहा है। तो क्रेडिट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करा था, इसको भी करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और कितने से डेबिट करेंगे, तो आईएफआर हमारे पास कितने से था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास 20,000 से था, तो हम 20,000 से डेबिट कर देंगे। लॉजिक ये है, लायबिलिटी कम हो रही है बिजनेस के लिए। ठीक है, यस। और क्या ये आईएफआर हम पार्टनर्स को बांटेंगे डायरेक्ट, नहीं, पहले जो हमारा इन्वेस्टमेंट जो डाउन हो रहा है उसको हम रिड्यूस करेंगे। अब देखो इन्वेस्टमेंट ना बिजनेस के लिए क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं, और एसेट्स के बैलेंस होते हैं डेबिट। अब सोचो हमारी इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये से गिर रही है, तो हमें अपना डेबिट बैलेंस गिराना होगा, हमें अपनी इन्वेस्टमेंट गिरानी होगी, क्रेडिट करना होगा 5,000 से। ठीक है, तो हमारा एसेट 5,000 से कम हुआ, इन्वेस्टमेंट कम हुआ, तो हमें नुकसान हुआ, बट इस नुकसान को किसने झेला, आईएफआर ने झेला। ठीक है, अब आईएफआर के पास अभी भी कितने पैसे पड़े हुए हैं, 15,000 रुपये पड़े हुए हैं। वो 15,000 हम खुशी खुशी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखो इतना सिंपल है, आराम से आप इसे कर सकते हो। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बस अब आप अपना सिंपली यहाँ पर बोलते हैं ना कि बचा हुआ जो भी प्रॉफिट है 15,000, वो पार्टनर्स के बीच में बांट दीजिए। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है हम बचा हुआ आया फर बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बाबू ओल्ड रेशो क्या था, 5:3:2, तो 5/10, 3/10 एंड 2/10। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 1500, 1500, 1500 बचा है। 1500 इंटू 5, 1500 इंटू 5 करेंगे तो 15 5 जा 7,500, 15 3 जा 4,500, 15 2 जा 30, यानी 3,000। ठीक है, लॉजिक ये है कि एबीसी का कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है बचे हुए आईएफआर को बांटने की वजह से। तो जब लायबिलिटी बढ़ती है ना बेटा, तो बैलेंस क्रेडिट होता है। ठीक है, बोलो क्लियर है, यस। ठीक है, तो ये एंट्री होगी, आप इसको फॉर्मेट में करें। कोई भी एंट्री बिना फॉर्मेट के नहीं करनी है बेटा, मैंने 3 क्वेश्चंस में फॉर्मेट बनाया था, बस लास्ट के जो 4th और 5th क्वेश्चन है इसमें नहीं बनाया। ठीक है, पर याद रखें आपको फॉर्मेट के साथ ही एंट्री पास करनी है। ठीक है, नरेशन क्या होगी, देखो बीइंग आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड
ठीक है, इन ओल्ड रेशो आपने आईएफआर को डिस्ट्रीब्यूट करा ओल्ड रेशो में आफ्टर, बट किसके बाद, आफ्टर एडजस्टमेंट, ठीक है, आफ्टर एडजस्टमेंट फॉर लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ उसको एडजस्ट करने के बाद, ठीक है। और इसी के साथ मेरे बच्चे आपकी ये एंट्री भी, पहली एंट्री जो थी वो होती है खत्म, पहली और आखिरी एक ही एंट्री पास करनी थी। अच्छा, बस यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि अगर मान लो मार्केट वैल्यू 95 ना होकर मार्केट वैल्यू अगर 70,000 हो जाती, तो फिर आपको यहाँ पे 30,000 का नुकसान होता। पर आपके पास क्योंकि आईएफआर बनाई कितना है, 20,000, तो जो ओवर लॉस हो गया 10,000 का ना, वो कौन झेलता है, रिवैल्यूएशन। फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 30,000 से क्या करते हैं, रिड्यूस करते, ठीक है। और जो 30,000 का इन्वेस्टमेंट गिरने से नुकसान हो रहा है, उसमें से 20,000 तक का नुकसान तो आईएफआर झेल लेता, पर जो ओवर लॉस हुआ है ना 10,000, वो किसे झेलना पड़ता, फिर रीवैल्यूएशन को झेलना पड़ता है, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, रिवोल्यूशन अकाउंट हम आगे देखेंगे इसका मतलब क्या होता है, पर यह अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और आईएफआर में ओवर क्लेम या ओवर लॉस आता है, तो वो कौन झेलता है, फिर रिवोल्यूशन अकाउंट झेलता है। बोलो बात समझ में आ गई, यस। फिलहाल तो हमारे पास 5,000 का इन्वेस्टमेंट डाउन हो रहा था, 5,000 का नुकसान किसने झेला बेटा, आईएफआर ने, तो 15,000 आईएफआर के पास बच रहे थे, वो हमने एबीसी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। बोलो बात समझ में आ गई, द आंसर इज यस। तो इसी के साथ ना मेरे बच्चे यहाँ पर देखो, हमारे सारे जो न्यूमेरिकल थे 5 के 5 न्यूमेरिकल बोलते ना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस के ऊपर, वो हमने देख लिए, ठीक है। अब इनसे बाहर से कुछ नहीं आने वाला, आएगा यहीं से ही। तो आपको ना अपना कंसेप्ट बहुत अच्छे से बना के रखना है, किसमें, बोलते ना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के ऊपर। बाकी अगर मेरे बच्चे आपके कोई भी डाउट होंगे इन टॉपिक्स के ऊपर, तो आप वीडियो के अपलोड होते साथ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हो। एज फास्ट पॉसिबल मैं आपके डाउट्स के रिप्लाई करने की बोलते ना कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना, अगर कोई अगर पॉइंट समझ ना आया तो दोबारा रिकैप आप कर सकते हो, ठीक है। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स के बीच में बेटा क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आपका छोटा सा बोलते हैं ना कि एक एफर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन सकता है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, टाटा बाय बाय, से हो नारा बेटा, बाय।